हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम सेवांते पाबो की जो रिसर्च है उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो नोबेल प्राइज़ उनको मिला है नियांदरथाल के ऊपर और डेनिसोवियन मैन के ऊपर जो खोज की है उन्होंने, उनकी खोज क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, कौन से हाइपोथेसिस के ऊपर उनकी रिसर्च बेस्ड है, उसका बेसिक जो जेनेसिस है, उसका जो बेसिक जो उनकी रिसर्च कह रही है, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के बारे में। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर, या फिर जो जेनेटिक्स का मतलब, अगर हम एवोल्यूशनरी जीनोम के अंदर डाइवर्सिटी की बात करें, जीनोम का मतलब है कि आपका सारा लिखा जोखा, अगर मैं लेमैन टर्म्स के अंदर आपको बताने की कोशिश करूं तो जीनोम का मतलब है जितने आपके पास जो जीन्स हैं उनका अगर मैं लेखा जोखा कर लूं तो वो आपका जीनोम कहलाएगा। रिसेंटली बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं जिसके चलते हम कुछ आवर्स के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही आपके जीनोम का जो पता जो है वो लगा सकते हैं। और इन एडवांसमेंट्स के चलते ये हमने सैंपल्स बनाने स्टार्ट कर लिए हैं कि यूरोपियंस कुछ लोगों का सैंपल बना लिया, कुछ अफ्रीकन लोगों का सैंपल बना लिया, कुछ एशियन लोगों का सैंपल बना लिया, और इन सैंपल्स को बना के हमने ये समझने की कोशिश की है कि आपका जीनोम जो है, और एक अफ्रीकन का जीनोम जो है, एक एशियाई चाइनीज़ का जीनोम जो है, इंडियन का जीनोम जो है, इनके अंदर कितनी समानता है, कितने अंतराल हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे ही नहीं काम किया, हमने जो ह्यूमन जीनोम है उसको कंपेयर करने की कोशिश की है चिंपैंजी के साथ। तो इवेंचुअली हमने ये पाया है, हमें ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे अंतराल बढ़ता जाता है, एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर अंतराल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बीच में जो एक डिस्टिंक्शन है, उसके बीच में जो अंतराल है वो भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपको ये शब्द अक्सर सुनने में मिले होंगे कि जो ह्यूमंस हैं और जो चिंपैंजीज हैं, इन दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस है जेनेटिक मटेरियल का वो 1% है, 1% का डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। लेकिन मैं और आपके बीच में जो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा वो होगा 0.1% का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए हम दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो हो सकता है कि कुछ हजार साल या फिर एक आध लाख साल जो है वो पुराने हों, कुछ हजार साल जो है वो पुराने होंगे। वो वी विल बी शेयरिंग दी सेम एंसेस्टर कुछ हजार साल पहले। लेकिन जो चिंपैंजी और जो हमारे एंसेस्टर हैं ये बहुत लाख साल पहले जो है वो डाइवर्ज हो गए। तो जितना ज़्यादा आपके पास डाइवर्जेंस है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उतना ही आपको ये अंतराल जो है वो दिखाई देगा एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर। तो एक चीज़ हमें साफ स्पष्ट शब्दों में ये पता चल चुकी है कि जितना जेनेटिक मटेरियल के अंदर डिफरेंस, डाइवर्जेंस, उतना ही आपका जो है वो आपका और आपके एंसेस्टर का, जो हम दोनों के जो कॉमन एंसेस्टर हैं, उनका टाइम पीरियड भी जो है वो बड़ा मिलेगा आपको। ये तो बात आती है जो जेनेटिक एवोल्यूशन की बात है। और अब हम इसको ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर कैसे लगा सकते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर पहली बात तो ये है कि एक पर्टिकुलर, अगर आप फॉसिल को रिकवर भी करते हो तो उस फॉसिल का जो जीनोम सीक्वेंसिंग करना या फिर उसके जीनोम को समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन होता है। बट रीसेंट एडवांसमेंट्स ऐसी हैं कुछ कि इवेंचुअली हम डिसाइफर कर पाए हैं, हम ये समझ पाए हैं कि जो नियांदरथाल का जीनोम है वो कैसा है और जो डेनिसोवियन मैन है उनका जीनोम कैसा है। तो इससे ठीक अगर मैं बात करूं, मुद्दे की बात करूं, तो इससे हमें ये चीज़ जो है वो पता चली है कि इवेंचुअली जो आपके पास नियांदरथाल थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, और जो डेनिसोवियन मैन थे, दे शेयर्ड अ कॉमन इंसेस्टर। उनका जो इंसेस्टर था वो कॉमन था। और ये जो एक कॉमन इंसेस्ट्री का जो एक डाइवर्जेंस हुआ है वो तकरीबन 8 लाख साल पहले हुआ है।
ठीक है, यानी कि 8 लाख साल पहले ह्यूमन बीइंग का, डेनिसोवियन मैन का और एक निएंदरथाल का एक ही इंसेस्टर था, हम लोग एक ही थे। 8 लाख साल पहले जो डेनिसोवियन मैन थे, जिसको हम आज के टाइम के ऊपर डेनिसोवियन मैन की तरह से जानते हैं क्योंकि उनके अवशेष डेनिस केव के अंदर मिले। डेनिसोवियन मैन जो है, कुछ बात हुई, वो अफ्रीका से बाहर निकल गए और जाके वो जो है वो एशिया के अंदर जो है वो सेटल हो गए। ठीक है, एक हाइपोथेसिस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद समय बीतता जाता है एंड इवेंचुअली आपके पास 6,40,000 साल पहले हमें यह देखने को मिलता है कि एक और डाइवर्जेंस हुआ है, एक और अडेप्टिव रेडिएशन, एक अगर साइंटिफिक भाषा के अंदर आप कहो तो एक और डाइवर्जेंस या अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो आपको देखने को मिलता है कि जिसमें निएंदरथाल मैन और डेनिसोवियन मैन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि कहीं यूरोप वगैरह में वो लोग जो है वो अलग हो गए। तो हो क्या रहा है आपके पास कि देयर वॉज अ होमोनिड, एक होमोनिड है जो कि अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, उस होमोनिड के कुछ यार दोस्त जो है वो यूरोप में चले जाते हैं और वो ये सफ़र करते हैं 8 लाख साल से लेके अगले 7 लाख या फिर 6,40,000 साल तक वो सफ़र करते हैं। फिर कुछ लोग उसमें से अफ्रीका में रहते हैं, कहते हैं कि बस आगे नहीं बढ़ना है हमें, हमें अफ्रीका में ही सेटल होने दो, और कुछ लोग जो है वो एशिया की तरफ चले जाते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की जो रीसेंट हिस्ट्री है, रीसेंट हिस्ट्री का मतलब 8 लाख साल के बाद वाली जो हिस्ट्री है, उसके अंदर ये 2 मेजर डाइवर्जेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो तकरीबन 1 लाख साल बाद, 1 लाख साल मतलब अब से बाद जो है वो अफ्रीका से बाहर निकलते हैं और बात यहीं पे शुरू हो जाती है, मुद्दा जो है वो यहीं पे शुरू हो जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने जब हमसे अलग दिखने वाले लोग जो निएंदरथाल मैन थे या फिर जो डेनिसोवियन मैन थे, हमने उनके साथ झगड़ा किया या फिर उनके साथ जो है वो मीटिंग की, ये एक मुद्दा जो है वो हमारे सामने बना रहा। अब एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इस मुद्दे को कैसे सुलटाती है, कैसे इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो हम मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम वाई डीएनए एनालिसिस जो है वो वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए एनालिसिस है वो किया जाता है। खैर मैं रिजल्ट्स के अंदर ज़्यादा डाइव नहीं करूँगा, ज़्यादा अंदर जो है वो नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। हमें ये देखने को मिला है कि ये जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, अफ्रीका का जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पहले तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है, यानी कि अलग अलग होमोनिड्स यहाँ पे रहते थे और अलग अलग होमोनिड्स ने अलग अलग बैंड्स बना के वहाँ पे बहुत समय तक रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी अफ्रीकन्स की डाइवर्सिटी है वो खुद की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लेकिन जो निएंदरथाल के डीएनए के जो एक सैम्पलिंग कह लीजिए, उसके जो हाउ शुड आई डिस्क्राइब इट इन द लेमन टर्म्स, उसके जो सैंपल्स हैं, उसके जो मार्कर्स हैं, वो हमें अफ्रीका के अंदर नहीं मिले हैं। ऑब्वियसली कैसे मिलेंगे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो निएंदरथाल के पास यूरोप में जाएंगे। यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर, एशिया पॉपुलेशन के अंदर वी हैव अबाउट 1 to 2% ऑफ दोज मार्कर्स दैट वी हैव सीन इन द निएंदरथाल। तो इसका मतलब क्या है कि हम अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, अफ्रीका से बाहर निकल के यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर हम निएंदरथाल से ऑब्वियसली वी वुड हैव फॉट सम, बट वी जनरली असिमिलेटेड विद देम। ठीक है, हमारी जो है वो उनके साथ मीटिंग हुई। फिर उसके बाद बात आती है डेनिसोवियन मैन की। डेनिसोवियन मैन एक बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टर आपको समझाते हैं। डेनिसोवियन मैन का जो आपके पास डेनिसोवियन मैन का जो मार्कर्स हैं, they are not available or they are not there in the Siberian population. वो साइबेरिया के अंदर नहीं जाते, rather they move towards Melanesia. वो मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, न्यू गिनी, इन एबोरिजिनल्स के अंदर उनके ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखने को क्या मिल रहा है कि जो मेलेनेशिया है, पॉलिनेशियन आइलैंडर्स हैं, जो न्यू गिनी वाले जो लोग हैं, एबोरिजिनल्स हैं, दे हैव अबाउट 4%
ऑफ द नियंदरथाल डीएनए, उनके पास नियंदरथाल वाले जो मार्कर्स हैं वो 4% हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस दे हैव ऑल्सो द डीएनए मार्कर्स ऑफ द डेनिसोवियन मैन। तो इससे आपको क्या मिलता है कि इससे क्या पता चलता है कि एवोल्यूशनरी ट्री आपका असिमिलेशन से बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, यूरोप में जाते हैं, असिमिलेट करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ असिमिलेट करने के बाद कहां पे असिमिलेट करते हैं? इन वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया के अंदर आपके पास जो है वो असिमिलेशन होता है उनका। फिर क्यों होता है, अगेन बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आई वॉन्ट डिग डाइव इनटू दैट। फिर उसके बाद जो है वो डेनिसोवियन मैन के पास जाते हैं। डेनिसोवियन मैन के पास जाने के बाद अगेन वी डू नॉट नो वेयर द असिमिलेशन हैपेंड, बिकॉज प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है, बैंड्स हैं, वो चलते फिरते लोग हैं। तो वो डेनिसोवियन मैन के पास जाते हैं। डेनिसोवियन मैन के पास जाने के बाद दे अगेन मेट, दे अगेन असिमिलेट, एंड देन इवेंचुअली दे वेंचर इनटू द ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मेलानेशिया, इन आइलैंड्स के अंदर वो चले जाते हैं। अब अगेन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं कि उन्होंने तैराकी कैसे की, क्या उनको बोट्स बनानी आती, बिकॉज दे आर आइलैंड्स, तो क्या उनको बोट्स बनानी आती थी, क्या था क्या नहीं था। तो देयर आर मैनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस। ठीक है, बट एक चीज बहुत साफ है, इससे बहुत स्पष्ट हो चुकी है, दैट दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। तो रिसेंट टाइम्स के अंदर इस तरह से हमने जो है वो अपना माइग्रेशन जो है, वो हमारा जो एवोल्यूशन है रिसेंट टाइम्स के अंदर हमारा इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जेनेसिस है, बेसिक थीसिस है, जिसके ऊपर इस साल का जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी इसके अंदर, बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे। आप ऐसे लगा लीजिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसके ऊपर जो है इस बार, क्योंकि हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और चीज़ें, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिली हैं, और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। रेसिज्म के ऊपर इम्प्लीकेशन है। खैर, उन चीज़ों की जो है बातें बाद में की जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल रिसर्च समझानी आपको ज़रूरी थी कि किस चीज़ के ऊपर आपको जो पाबो हैं उनको किस चीज़ के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो।